डॉक्टर अनीता शुक्ला जी हमारे ही विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं। शी इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उनको उनका जो मुख्य विषय, उनकी जो पसंदीदा विषय है वो फोकलोर है, जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी हासिल की है। फोक लिटरेचर, कल्चर स्टडी, काफ़ी सारे जो ट्रांसलेशन हैं उन्होंने फोकलोर के वो अपने हिंदी भाषा में किए हैं। इसके अलावा उनको 2019 में लेट लक्ष्मी देवी देवपुरा सम्मान से भी जबलपुर में सम्मानित किया गया है। वो हमारे विश्वविद्यालय की बहुत सारी ऐसी एकेडमिक जो जैसे हम कहते हैं कि ज़रूरतें हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ के द्वारा, अपने अनुभव से वो काम करती हैं। जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, और अभी जो एक नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने जो बनाई है, उस शिक्षा नीति को के अमलीकरण में भी उनका मतलब हमारे विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनका एक जिसे हम कहते हैं रिसर्च जो उनकी है, वो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, उन पर उनका बहुत अच्छा मतलब रिसर्च उन्होंने किया है। मुझे याद है पिछली बार भी जब सेमिनार में आए थे तो इस विषय पर उन्होंने थोड़ी बात की थी लोकगीतों के अध्ययन के बारे में। तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं मैडम, और हमेशा ज़मीन की बात करते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो भी हम उसी की तरफ, भारतीयकरण की या डीकोलोनाइजेशन की जो बात है, मुझे लगता है कि एक अच्छा विषय हमारे सामने वो प्रस्तुत करेंगी। और जो एक नई बात जो हम शायद है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो मैं मैडम आपका हमारे इस विभाग में, हमारी फैकल्टी में आपका स्वागत करते हैं। और मैं एक्चुअली मैं प्रीति मैडम को ही एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि वो उनका सम्मान शॉल और बुके से करें। प्रीति मैडम। धन्यवाद प्रीति मैडम। थैंक यू। अब मैं मंच मैडम के हवाले करता हूँ कि मैडम अपना व्याख्यान दें। हेलो, नमस्ते। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी को और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल को, जिन्होंने इस तरह का इस विषय पर इंडियन नॉलेज सिस्टम, या मैं तो यहाँ डीकोलोनाइजेशन की बात करने आई हूँ, लेकिन मैं कहना ही चाहूँगी इंडियनाइजेशन तो पहले हो जाए। तो मैं इस इंडियनाइजेशन की तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। और परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में आप जैसे विद्वान, सुधी गुणी संगीतज्ञों को और नाटक के विद्वानों को सुनने के बाद अब मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे विषय यही दिया गया है, भाषा और साहित्य। और क्योंकि भाषा को संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए किस प्रकार हम कॉलोनाइज हुए थे और किस प्रकार हमें डीकोलोनाइज हम कैसे हो सकते हैं। नहीं, मैं क्योंकि देख नहीं पाऊंगी ना, इसलिए मैं खड़े खड़े बोलूँगी। आप अगली स्लाइड पे जाएं। तो हम सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से जानना चाहेंगे कि कॉलोनाइजेशन क्या है, यानी उपनिवेशिकता क्या है, उपनिवेशन क्या है। मैं हिंदी के शब्दों का प्रयोग करूँगी। और फिर उपनिवेशिकता क्या है। तो थोड़ा इस पर हम थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न है जो अभी हमने बात की। शिक्षा, क्या आप वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है। तो आगे बढ़िए। जब हम उपनिवेशिकता की बात करते हैं और जब हम सैद्धांतिक रूप से उपनिवेशवाद की बात करते हैं, तो पुस्तकों में जितना कुछ पुस्तकों में जो बात करी जा रही है, या जो विमर्श आजकल इस रूप में चल रहा है, उपनिवेशवाद क्या है, तो उसका आरंभ, उसकी
की बात शुरू होती है अंग्रेज़ों ने जब अपनी कॉलोनीज स्थापित की अफ्रीका में, भारत में और दूसरी जगहों पे, तो उस कॉलोनाइजेशन से उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। कॉलोनीज यानी उपनिवेश जो आए थे वह आए थे व्यापार करने, राजनैतिक रूप से अपना उपनिवेश बनाने, लेकिन जब राजनीति आती है तो उसके साथ बहुत दूसरे क्षेत्रों में भी जीवन के उपनिवेश करने वाले का, जो उपनिवेशक है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो उपनिवेशक की जे.साई दीपक की परिभाषा है 2022 में प्रकाशित उनकी पुस्तक इंडिया दैट इज़ भारत, और उन्होंने तो 2022 में प्रकाशित की, हमारा संविधान लिखा गया उसमें वहीं से भारत के लिए, जो मैं इंडियनाइजेशन की बात कर रही हूँ, भारत के लिए भी उपनिवेशवाद 1947 के बाद से, और जब हमारा संविधान हमारे समक्ष आता है वहीं से शुरू हो जाती है बात, शुरू ही वहाँ पे होती है इंडिया दैट इज़ भारत। तो हम भारत को जाने और भारतीयता को माने और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ बढ़ें, तो वो एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। तो उपनिवेशन की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग किया जाता है अपनी सांस्कृतिक पहचान बढ़ाने के लिए। मैं आगे भी बात करूंगी, और ये सांस्कृतिक पहचान किन किन तत्वों के द्वारा, किन किन माध्यमों से बढ़ाई जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो होती है हमारी भाषा। आजकल हम देखें, यहीं पर रुकिएगा, आजकल हम देखें हमारे विद्यार्थी जब हमारी कक्षाओं में आते हैं या अचानक भी कभी कभी राह चलते मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं सुप्रभात मैडम। तो ये सुप्रभात कहाँ से आया है? सुप्रभात हमारी देन नहीं है, ना ही हमारी संस्कृति की देन है। भारत ने कभी भी समय देखकर अभिवादन नहीं किया है। भारत में अभिवादन उम्र देखकर किया जाता था, संबंध देखकर किया जाता था। यहाँ नमस्ते है, नमस्कार है, चरण स्पर्श है, प्रणाम है, पर ये घड़ी देखकर कि अगर 12 बजे से पहले मिल रहे हैं तो सुप्रभात बोलना है, नहीं तो शुभ दोपहर बोलना है, नहीं तो शुभ संध्या बोलनी है। ये भी कॉलोनाइजेशन है जो अनुवाद के माध्यम से हमारे संस्कारों में प्रवेश कर गया है। तो संस्कृति में किस तरह से भाषा के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से कॉलोनाइजेशन प्रवेश करता है। आगे बढ़िएगा। तो उपनिवेशन होता है और फिर उपनिवेशिकता स्थापित की जाती है। तो उपनिवेशिकता में क्या होता है? मानसिक रूप से पूरी तरह से जो उपनिवेशित समाज है उसे ये बिल्कुल ज्ञान कराया जाता है, या उसको ये जताया जाता है कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वही जो मैकॉले ने और मैक्स मूलर ने किया, जो कुछ भी तुम्हारा है वो एकदम खराब है, गडरियों का गान है हमारे वेद, और हम जो अब कहते हैं वो तुम बनो, तब तुम सही एक व्यक्ति के रूप में माने जाओगे। तो मानसिक रूप से दास बनाया जाता है, और वो प्रक्रिया भी होती है भाषा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा नीति की हम बात करने जा रहे हैं। उसके बाद जो उपनिवेशित समाज होता है उस समाज पर पूरी तरह से उसकी सांस्कृतिक चेतना को खत्म कर दिया जाता है, वो भी भाषा के माध्यम से। अब मैं यहाँ पर मैकॉले की बात करूँगी, आप सभी ने पढ़ा होगा, पर मैं याद दिलाना चाहूँगी। 2 फरवरी 1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो आएगी आगे चलकर, उस रिपोर्ट की क्लिपिंग आएगी इसमें। उसमें अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि हमारा दुख ये है जब भारत हुआ है, बाकी जगहों पे तो उन्होंने जो करना था बड़ी आसानी से कर गए, क्योंकि उनका कोई भी मौखिक सांस्कृतिक इतिहास नहीं था। मैं यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ता से कहना चाहूँगी कि जो हम गाना गाते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटी कि हमारी स्मृतियों में हमारी संस्कृति थी, हमारा ज्ञान था। तो मैकाले से कहा गया, अंग्रेज सरकार गवर्नर उस समय जो थे, कि उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम इतने सालों से हम भारत पर राज कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्रता आ गई है, यहाँ पर आर्थिक रूप से भी, व्यापार में भी आ गई है, लेकिन भारत की जनता जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो अभी भी अपने ही तरह से काम कर रही है, सूर्य की पूजा कर रही है, सूर्य को अर्घ्य दे रही है, अपना पेड़ पौधों की पूजा कर रही है, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को निर्वाह कर रही है उसका।
तो बोले कुछ तो करो जो जैसे कर सकते हो, और इस पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है ये करो। तो मैकॉले ने 1 साल तक अध्ययन किया भारत का, और उस 1 साल के अध्ययन के बाद 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा, क्या हम जल्दी से उस स्लाइड पर जा सकते हैं जिसमें फिर हम वापस आएंगे यहाँ पे, यस, जिसमें उन्होंने कहा, ऐसे भी चलेगा शिक्षा, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of the nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये उन्होंने कहा था, कर डाला उन्होंने। मैकाले शिक्षा नीति आई और जो उनको करना था कर दिया। लेकिन इस पर मैं वापस आना चाहूँगी। शुरुआत में देखो, ये इसी स्लाइड में रुकी अभी। वो कह रहे हैं कि पूरे भारत को घूमा देखा, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। आप देखिए समृद्धि भारत की, एक भी व्यक्ति उनको चोर नहीं मिला। नैतिक वैल्यूज, हम यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम में BSc वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो नैतिक वैल्यूज ऐसे भरे पड़े थे कि उनको कोई ऐसा थीम नहीं मिल रहा है, और मॉरल वैल्यूज़ के लोग मिल रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा एक भी अशिक्षित व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। तो हमारी शिक्षा पद्धति वो थी जो श्रुति और स्मृति की परंपरा में घर घर में व्याप्त थी। और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं लोक साहित्य पे बात करती हूँ। हमारे यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं, जो संस्कार गीत होते हैं सर, जिसमें यज्ञोपवीत का एक गीत है। जब यज्ञोपवीत में आजकल भी संस्कार होता है हमारे यहाँ, तो उसमें भिक्षा मांगने जाता है। जो बरुआ होता है, बटुक है, वो भिक्षा मांगने जाता है और कहता है, अपनी माँ से कहता है कि मैं काशी बनारस वेद पढ़ने जा रहा हूँ। तो वो कहता है, दे देहू मैया मोरी लडुआ और गुड़ सतुआ, मैया जाबो मैं काशी बनारस वेद पढ़िए। वेद का गढ़ था काशी बनारस। तो माँ जो कहती है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस दृष्टि से, जो मैकाले कह रहे हैं। माँ कहती है, देवों में बेटा मोरे सतुआ और घी लड्डुआ। हे बेटा, मैं तुम्हें सत्तू भी दूंगी, रास्ते में खाने के लिए घी के लड्डू भी दूंगी। बेटा देवों में तुम्हें सतुआ और घी लड्डुआ। बेटा घर ही में बाबा विद्वान, घर ही वेद पढ़ लो। क्या ज़रूरत है जाने की बनारस? घर घर बाबा विद्वान हुआ करते थे। ये शिक्षा थी भारत की, ये भारत की परंपराएं थी जो नष्ट की गई इस मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा। सांस्कृतिक चेतना को हमारे कुंद कर दिया गया। मैं आजकल जब अपने विद्यार्थियों को देखती हूँ, और ये मुझे मालूम है कि ये सिर्फ मेरी चिंता नहीं है, आप सब जो बैठे हुए हैं ये आप सभी की चिंता है। हमारे विद्यार्थी भ्रमित हैं। आप जब भी पखावज की और तबला की बात कर रहे थे, सूरदास जी कहते हैं एक अपने पद में, वे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और उसी में एक लाइन आती है, भ्रम भोयो मन भयो पखावज चलत असंगत चाल। ठीक चाल तो नहीं चल रहा है, मन भ्रमित हैं। तो आज की जनरेशन भी भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उसके इंडियन बॉडी में वेस्टर्न सोल घुस गया है, और वो जो वेस्टर्न सोल घुसा हुआ है वो पूरी तरह से वहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए उसका वाला बॉडी चाहिए था जो नहीं सेट हो पाया है। इसलिए ना इधर का है ना उधर का है, भ्रमित हैं लोग। तो इसलिए आवश्यक है डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशिकता। रुकिएगा यहीं पर क्यों आए? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम संगोष्ठी कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये डीकोलोनाइजेशन जैसा एक विमर्श फैशन में आ गया है?
नहीं, ये चेतना पहले जागृत हो कि हम कॉलोनाइज्ड हैं हमारे मस्तिष्क में। तब जब ये चेतना जागृत होगी तब हमको प्रेरणा प्राप्त होगी इस तरह की संगोष्ठियों से, इस तरह के विमर्शों से, इस तरह की चर्चाओं से, और उसके बाद हम ढांचा तैयार करेंगे। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक ढांचा तैयार किया जा रहा है, तब हम ढांचा तैयार करेंगे कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो हम ढांचा तैयार करते हैं, हम कहते हैं ना कि कैसे करें, तो जैसे आई थी वैसे ही भगा दो। तो उन्हीं का ही ढांचा अपनाएं, क्यों ना अपनाएं। तो उनका कैसे आया था? राजनीतिक परतंत्रता पहले आई, उस राजनीतिक परतंत्रता में हमें मनुष्य नहीं रहने दिया गया। आप सभी ने ये बोर्ड कहीं ना कहीं देखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आप भूल जाएं कि आप क्या हैं, हम जो कहते हैं वो आप हैं। तो ये वाली परतंत्रता, तो राजनीतिक परतंत्रता आई, पूरी तरह से हमारी मानसिकता को ही कुंद कर दिया गया। उसके बाद आई आर्थिक परतंत्रता। हम जो मैकॉले उन्हीं का अपना नियुक्त किया हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हमने यहाँ इतनी वेल्थ देखी है, अब हम गरीब हो गए, अब हम भिखारी हो गए और हम भीख मांगने लगे यूनाइटेड नेशंस से। उसके बाद आया सांस्कृतिक परतंत्रता आई, जिसके लिए उन्होंने नियुक्त किया। तो सांस्कृतिक परतंत्रता आई तो हमारा तो अपना कुछ रह ही नहीं गया, हमने अपना आत्मसम्मान उम्मान सब खो दिया। उसके बाद भाषाई परतंत्रता आई, और भाषाई परतंत्रता कैसे आई? कुछ शब्दों के माध्यम से आई, जैसे अभी मैंने नमस्ते और सुप्रभात की बात की। कुछ भाषा व्यवहारों के रूप में आई, कुछ मुहावरों के रूप में आई, कुछ हमारे अपने तौर तरीकों के रूप में आई। अलग अलग तरह से, इस तरह से हमारे यहाँ भाषाई परतंत्रता आई और हमने सोचने और देखने का तरीका खो दिया। अभी बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम भरत मुनि की दृष्टि से देखें कि हमारी कलाएं क्या हैं, ना कि हम ओपेरा की दृष्टि से देखें, ना कि हम पोएटिक्स की दृष्टि से देखें। तो हमारी जब अपनी दृष्टि होगी, चश्मा हमें उनका वाला उतार के फेंकना है, अपना वाला लगा लेना है, ताकि हम अपनी दृष्टि से अपनी चीज़ों को देखें। क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित सी बात है, सभी इस पर विश्वास करेंगे और सहमत होंगे कि एक सिद्धांत जहाँ से उसका जन्म हुआ है वो दूसरी जगह तो नहीं लागू किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह से। जैसे मैं नारी हूँ, लेकिन नारीवाद के खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि जब वो फ्रांस में जन्मा तो फ्रांस की जो संस्कृति थी वहाँ के अनुकूल सिद्धांत दिए गए कि हमें वोट देने का अधिकार दे दीजिए, हमें समान वेतन का अधिकार दे दीजिए, हमें ये अधिकार दे दीजिए, हमें वो अधिकार दीजिए। भारत के 700-800 वर्षों का इतिहास आप अपनी पुस्तक के वो पन्ने फाड़ के फेंक दीजिए। जब हमारे यहाँ पहली बार यवनों का आक्रमण होता है और अंग्रेज जब गए 1947 में, वो यवनों के आक्रमण से लेकर के 1947 तक के इतिहास के पन्ने फाड़ कर फेंक दीजिए। फिर बताइए कि क्या भारत में नारियों की स्थिति कहीं कम थी? नहीं, बेहतर थी। राम को अश्वमेध यज्ञ करना था। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम सीता के बगैर नहीं कर सकते, राम अश्वमेध यज्ञ जाओ ले आओ। राम को वहाँ जाना पड़ता है, ये अलग बात है कि सीता नहीं आती है। हमारे लोकगीतों में कहा गया है कि तोहरा कहा गुरु करबे परग दुई चलबे, गुरु अब ना अयोध्या जाबे और विधि ना मिलावे। मैं नहीं जाऊँगी जिस राम ने मुझे एक बार वहाँ से निष्कासित किया है वहाँ पे। लेकिन महत्व तो है। हमारा गौतम सूत्र कहता है कि अगर पुरुष कोई, हमारे यहाँ घरों में कहा जाता है कि देख, जब हम भी विवाह हुआ और बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कुछ सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, तीर्थ यात्रा करने कभी अकेले मत जाना, पति पत्नी साथ जाना, तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा, वहाँ का पुण्य लाभ होगा। गौतम सूत्र में कहा गया है कि पुरुष अगर अकेले यज्ञ करता है तो उसे वो पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन स्त्री अगर अकेले यज्ञ करती है तो उसके पूरे परिवार को पुण्य मिलेगा, सभी को मिलेगा। दोहरा अधिकार था। तो वो 700-800 वर्षों का इतिहास निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद भारत और भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारा देश, हमारा चश्मा और हमारा ज्ञान, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, ये हमने इसकी चर्चा कर ली है। तो उपनिवेशिकता कैसे आई? उनके साधन थे
शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति लेकर आए। उनका साधन था जनसंचार माध्यम, उस समय जिस भी तरह का था, चाहे मौखिक था, चाहे मुद्रण था, चाहे जिस भी तरह का था, जनसंचार माध्यमों के द्वारा आई और अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए और वो जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया थी वो कहीं रुकी नहीं है। जब हमारे विद्यार्थी कान में वो डालकर अपनी दुनिया, अपने संगीत में रमे रहते हैं, वो भी कॉलोनाइज्ड है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि उनकी माँ, उनकी दादी, उनके गुरु उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो जनसंचार माध्यम और बाजार और व्यापार, ये चीज़ें थीं जिनके माध्यम से कॉलोनाइजेशन आया हमारे देश में। अर्थ के माध्यम से आया, शिक्षा के माध्यम से आया और जनसंचार, सोशल मीडिया का हाल आजकल हम सब जानते हैं, प्रभाव भी उसका जानते हैं। नेक्स्ट, भारत आध्यात्मिक चिति का देश था, अध्यात्म प्रधान देश था। भौतिकता उसका लक्ष्य कभी नहीं था भारत का। उन्होंने भोगवादी बनाया हमको, तो हम भोग, हमारे यहाँ पूंजीवाद आ गया। फिर हम तय किससे करने लगे? अपने किसी को मान सम्मान अगर करना है तो किससे? पद से, धन से। कितना समृद्ध है वो व्यक्ति, किस कुर्सी पर बैठा हुआ है, हम उसको सम्मान देते हैं। हमारी जो ज्ञान परंपरा होती है, सर नैमिषारण्य में एक बार एक ज्ञान यज्ञ हुआ था, 1 वर्ष तक चला था, एकदा नैमिषारण्य जो बात की जाती है, उसमें जो सूत जी थे वो व्यास जी के शिष्य थे, और जो व्यासपीठ पर बैठ जाता है वो व्यास ही होता है, इसीलिए इसको व्यासपीठ कहा जाता है। तो वहाँ पे ज्ञान को सम्मान था हमारी संस्कृति में, हमारी ज्ञान परंपरा में। अब जब ये भोगवाद आ गया तो ज्ञान को नहीं, पद, पैसे को, भौतिकता को सम्मान मिलने लगा है। हमारे यहाँ पहले ज्ञान के मतलब ज्ञान जो था, गुणों की परीक्षा की जाती थी। शादी विवाह होते थे, स्वयंवर क्यों होता था? मछली की आँख बेदनी है, ये है। आज शादी विवाह करके पुत्री के माता पिता जब वर देखने जाते हैं तो कहते भैया कितना कमाते हो? तो आध्यात्मिक चिति को पूरी तरह से मोड़ दिया, भोगवादी बना दिया। लेकिन फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो हस्ती इसलिए नहीं मिटती है क्योंकि अभी भी हमारी स्मृतियों में हमारा ज्ञान है। मैंने एक बार डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, भारत सरकार ने भी उनको समिति में रखा हुआ है। एक बार उनसे मैंने ये बात कही थी कि हमारी स्मृतियों में थी हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, इसलिए बहुत लोग ले गए यहाँ से हमारा पुस्तक, हमारे ग्रंथ, चीन से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, सब ले गए, लेकिन यहाँ वाला नहीं ले जा सकते ना। अब जो ये स्मृति लोप का समय चल रहा है और सब कुछ जो सर्वर पे डाला जा रहा है, जिस दिन वो सर्वर खराब होगा उस दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमें वापस ज्ञान परंपरा अपनी उस दिशा में मोड़नी है, कुछ ना कुछ, या यूँ कहें कि सारा ही कुछ वापस स्मृतियों में लाना है। मस्तिष्क से मस्तिष्क की यात्राएं करानी है ज्ञान को, हमें उसको जाना है। लोक साहित्य का अध्ययन करते हुए मैंने इस विषय पर सच में पहले से भी बहुत सोचा। शिक्षा नीति तो अभी अभी आई। अगला, हाँ जी, ये चेतना था कि भारतीय संविधान से हमें लेना है। दांड्यायन ऋषि थे चाणक्य के समय में। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। जब सिकंदर आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए और उसको ये घमंड है, गर्व है कि मैं तो विश्व विजेता हूँ, तो वो जब सिंधु के किनारे पहुँचता है तो दांड्यायन ऋषि के पास अपना एक दूत भेजता है और वो कहता है कि उनको बुला के ले आओ, ऋषि को बोलिए आपको विश्व विजेता सिकंदर ने स्मरण किया है। तो दांड्यायन का जो उत्तर है वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। वो कहते हैं मेरी आवश्यकताएं परमात्मा का विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा में से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृण शैया पर आंख बंद किए
सो रहता हूँ, न मुझसे किसी को डर है, न मुझको डरने का कारण है। ये थे जो हमारे ज्ञानी थे। हमें कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, तो फिर आपसे हम क्यों डरें? तो स्वाभिमान तभी तो बना रहता है जब हम स्वार्थों में, छोटे छोटे स्वार्थों के पीछे लगते हैं, तब हम अपना स्वाभिमान भी खो देते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। हम ज्ञान प्राप्त करें, हम खुद को ऐसा बनाएं कि लोग हमारे पास चलकर आएं। वो जो कहा गया ना, खुद ही को गर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को पहले तैयार कीजिए, आप खुद को तैयार कर लीजिए, जिसको आना होगा आपके पास खुद ही आए। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, सारे ग्रह उसी के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के ही चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि मुझे चंद्रमा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सारे लोग इधर बढ़ गए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण खुद में लाइए, अपने व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण ले आइए। और अब जो हमारा ढांचा होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो आरंभ करना है डीकोलोनाइजेशन का, वो यहाँ से करना है। अपने मस्तिष्क में वो जो जकड़न है ना, उसको तोड़ दीजिए। तो उसको तोड़ने से मस्तिष्क की जब आप विउपनिवेशिकता करेंगे, और उसके लिए चेतना ज़रूरी है कि हम उपनिवेशित हैं, तब हम उसको तोड़ने के प्रयास करेंगे। तो हमें मस्तिष्क का विरेचन करना पड़ेगा, और मस्तिष्क का विरेचन हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं। अरस्तु कहते हैं रो, क्यों रोना है भाई, वो पश्चाताप कराते हैं, वो दुख देना चाहते हैं, दुखांत है ना उनका सारा सिद्धांत। हमें तो भारतीय पद्धति से करना है। शिव पुराण में, शिव पुराण हमारे जितने ग्रंथ हैं ना, हम अपने ग्रंथों को अगर ध्यान से पढ़ें तो उनका एक क्रम है लिखने का। विषय की तरफ पहले उन्मुख किया जाता है, तो विषयोन्मुखता जो ओरिएंटेशन है, शिवपुराण के ओरिएंटेशन में एक चंचुला की कथा आती है। चंचुला एक स्त्री थी, उसका पति गलत राह पे चलकर उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़े दिन वो इंतजार करती है, बहुत संक्षेप में बता रही, थोड़े दिन वो प्रतीक्षा करती है कि लौट आएगा, वो सही राह पे चला आएगा। फिर वो भी, उसका धैर्य एक दिन खो जाता है और वो भी गलत राह पर चल पड़ती है। तब उसका पति आता है, अब तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब उसका पति आता है, कहता है ठीक है, अब हम सही राह पे हैं, हम दोनों ऐसा करते हैं, इस माध्यम से खूब धन कमाएंगे। और वो अपनी पत्नी को वेश्या बनाकर छोड़ देता है। लेकिन धन भोगवाद ज़्यादा देर दूर तक नहीं चलता। एक बार तो वो डकार उल्टी वाली आती ही है, बहुत ज़्यादा जब खाएंगे तो उसको ज्ञान होता है चंचुला को। तब वो सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मैं उसको सुधारने के लिए मैं खुद ही गलत राह पर चल पड़ी। तब वो एक जगह एक दिन जाती है, एक मंदिर के पास से गुजरती है, और उसको शिव पुराण की कथा, शिव जी का महात्म्य सुनने को मिलता है। और वो फिर उस दिन गुरु से, जो ऋषि कह रहे होते हैं, उनसे कहती है मेरा भी उद्धार करो। तब वे उसे प्रक्रिया बताते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में शिव पुराण, अगर जिसने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उसको, पूरा विज्ञान है वो उसमें बताते हैं। ये जो पंच महाभूत हैं ये क्या हैं, और उसको पूरा फिजिक्स से जोड़ते हैं कि ये कुछ नहीं है। आज अभी इस ट्यूबलाइट में करंट आ रहा है, ये जल रही है, कहीं तार वार कट जाएगा, करंट आना बंद हो जाएगा, ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, बस वही हमारा सिस्टम है। तो इस पर मोह ना करो, सही राह पर चलो। और वो लौट पड़ती है। तो हमारी भारतीय पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा अपनाई जाएगी तो सच में उद्धार होगा। बहुत बहुत पोटेंशियल है हमारे मस्तिष्कों में। तो वो कैसे आएगा? वो उन्हीं माध्यमों से आएगा जैसे उपनिवेशिकता आई थी, शिक्षा नीति। और शिक्षा नीति में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, बदलाव तो हो गया, सरकार ने ला दिया, लेकिन क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी तरह से जैसे सरकार ने कहा है, या जो उसके पीछे का उद्देश्य है? शिक्षा नीति के बाद भाषा नीति की ज़रूरत है। मैं एक उदाहरण खाली यहाँ दूँगी, मैं जानती हूँ समय सीमा जो मुझे दी गई है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूँगी। हम सब आपस में बातचीत करते होते हैं ना, भले ही हिंदी बोल रहे हो, अंग्रेज़ी बोल रहे हो, भाषा में कोई वो नहीं है, आप अंग्रेज़ी बोलें, फ्रेंच बोलें, स्पेनिश बोलें, जो बोलना हो बोलें, लेकिन मुहावरे अपने ले लें, प्रतीक अपने ले लें, बिंब अपने ले लें। हम कहते हैं हरक्यूलियन एफर्ट। आप में से कोई बता सकता है हरक्यूलियस कौन था, उसने ऐसा क्या किया था जो हरक्यूलियन एफर्ट मुहावरा बना? नहीं। तो हम भगीरथ प्रयास क्यों ना कहें, जो गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। तो मुहावरे, प्रतीक, बिंब अपने ले आइए, जो आप जानते हैं, चेहरे पे खुशी आ जाती है। और हमारा जो ज्ञान है, हमारी भाषा, हमारे मुहावरे, ये हम सब
बहुत सदियों के अनुभव के बाद ये भाषाएं और इसके मुहावरे बनती। मैंने एक दिन, ये मेरा विदेशी छात्र है एक, इसको मैंने एक दिन बताया, एक मुहावरा आया ढाक के 3 पात। तो ये ढाक क्या होता है और ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ है? हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई बुद्धू सा है, उसको समझाते रहो 4 बार बताओ, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, हम कहें वही ढाक के 3 पात, यही कहते हैं ना। लेकिन ये आया कहाँ से? मैं इसको पेड़ के पास ले गई, मैंने कहा देखो इसको तुम कितना भी खिलाओ पिलाओ, खाद डालो पानी डालो, इसमें 3 पत्ते ही निकलेंगे। तो प्रतीक कहाँ से लिए गए? हमारे ही आसपास से लिए गए। हम देखें तो अपने आसपास हमारे पेड़ पौधे कैसे हैं, हमारी चिड़ियाँ कैसे बोलती हैं, हम, है ना, तो वहीं से लिए गए। तो भाषा नहीं थी, हमारे मुहावरे बदलने होंगे, हमारे दर्शन देखने का तरीका बदलना होगा। मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिल्म, मीडिया, इन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है सेंसर लगाना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि से कैमरा भी हमारा होगा, चश्मा भी हमारा होगा, और नाट्य शास्त्र का प्रयोग भी हम अपने वाले का करेंगे, तब जाकर यहाँ से आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत पड़ता है, सीधे सीधे पड़ता है, और वो क्योंकि वो कई माध्यमों से जाता है ना। हम जो कह रहे हैं वो आप खाली सुन रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी चंपकलाल सर ने, महेश चंपकलाल सर ने बताया ना कि वो आँखों से भी जा रहा है, वो कान से भी जा रहा है, वो हमारी नींद में सपने भी वही दिखा रहा है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी लाना पड़ेगा। और हमारे विज्ञापन कुछ मीठा हो जाए, खाली चॉकलेट से ही मीठा होता, क्यों? दही गुड़ कहाँ गया हमारा? कैडबरीज ही क्यों? तो वो अपना बेच रहे हैं, हमारा प्रयोग कर रहे हैं, और हमारी सारी चेतना, आर्थिक भी सांस्कृतिक भी, सब पर उनके विचार आ रहे हैं। हम कॉलोनाइज हुए जा रहे हैं, आज तक हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं 1947 में चले गए तो नहीं हो रहे हैं। तो हमें इस बहुत ज़मीनी स्तर से बात करनी होगी। माताओं को अपनी बेटियों को बिठाकर सिखाना होगा गृहस्थी के गुण, नहीं तो गृहस्थियाँ टूटेंगी, परिवार टूटेंगे। और हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी माएँ अपने लोकगीतों के माध्यम से किया करती थी। जब वो कहती थी कि सीख लियो बेटी रे गुण अवगुणवा, सीख लियो राम रसोई, सास ननद तोरा बाबा गर यही है, लैली हुआ चरा प्रसार, सब कुछ सीख लो, रसोई बनाना सीख लो, सारे गुण जो गृहस्थी के होते हैं सीख लो। इसके बावजूद भी संयम, धैर्य, विनम्रता, इसके बावजूद भी अगर सास ननद तुम्हें ताने दें, गालियाँ वालियाँ दें, तो आँचल पसार के ले लेना, विनम्रता से स्वीकार कर लेना। तो ये कौन सिखा रहा है आजकल? कहाँ सीख रहे हैं हम? हमारे बच्चे ऐसे अकड़ के, ये विद्यार्थी आकर हमारे सामने बोलते हैं, कहाँ है विनम्रता? हमको लगता है आजकल ये भी कॉलोनाइजेशन है। जब स्कूलों में कहते हैं आप बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते? लगाएंगे जा रहा है, क्योंकि तुमको ठीक करना है, क्योंकि हमें हमारे समाज का भविष्य, हमारे भारत का भविष्य ठीक करना है। मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ। एक दिन मेरा बेटा जब 5वीं 6वीं में आया, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं, यहाँ थोड़ा जब ज्ञान जाता है तो ज़्यादा ज्ञान निकलता है बाहर। एक दिन मुझे पता है मम्मा, अमेरिका में 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो माता पिता उसको मार नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते। मैंने कहा बेटा पता है मेरे यहाँ क्या होता है? 40 साल के बेटे को 60 साल का पिता लाठी लेके मारता है। ये हमारा भारत है, और वो सुनता है, और इसीलिए वो सेवा करता है। तो वृद्धाश्रम नहीं बनते हैं। तो सिखाया जाता था, वो सिखाया जाना बंद हो गया है इन माध्यमों से। और ये बड़े बड़े अच्छे माध्यम थे, गीत सुना रहे हैं, उसके माध्यम से ये बात भी जा रही है कि गुण सीख लो, रसोई बनाना सीख लो, लेकिन विनम्र भी बने रहना, लेकिन वो धैर्य भी तुम्हारे अंदर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग माध्यमों से ले आना है। इसलिए ही साहित्य और संगीत और कलाओं को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये हमारा ढांचा होना चाहिए। और निष्कर्ष यही है कि अपनी भाषा सहेजें, संस्कृति पर गर्व करें, क्योंकि गर्व करेंगे तभी आप खुद तो अपनाएंगे, दूसरों को भी बताएंगे, और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? जब आप जानेंगे, यहाँ आएगा वो जो ग्रहण होगा, धारण करोगे, तब ना लोगों को बता पाओगे। तो इसलिए बताइए, सब मिला जुला है एक साथ, इसलिए समग्रता में हमें पढ़ना है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं कृतज्ञ हूँ डीन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया अपनी बात कहने का। मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चाएं गली नुक्कड़ चौपालों पर होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, आपका यह व्याख्यान चेतना देने वाला और जागृति लाने वाला था। खास करके विद्यार्थी गण है जो हमारे आने वाला कल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए सभी। पंडित जी, आप आज का यह व्याख्यान, यह सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं और अभी लंच ब्रेक है और उसके बाद 2 बजे पुनः हम समापन सत्र के लिए सब एकत्रित होंगे यहीं पर। धन्यवाद।